हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुनील उपाध्याय आज आपके सामने फंडामेंटल का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसका नाम है एनीमा। एनीमा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो आज हम बात करते हैं एनीमा के बारे में। एन एनीमा इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बॉवल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिजिंग और इंट्रोड्यूस मेडिकेशन और नरिशमेंट। इसका मतलब ये है कि एनीमा जो है वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसको रेक्टम के द्वारा लोअर बॉवल तक पहुंचाया जाता है और उसका पर्पज होता है उसको साफ करना, तो वहां दवाइयां पहुंचाना और वहां नरिशमेंट, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा इंटेस्टाइन के पार्ट्स को क्लीन करना हो या फिर मेडिसिन पहुंचानी हो या नरिशमेंट देना हो, तो उस प्रोसेस को हम जो फ्लूइड हम पहुंचाते हैं उसको हम कहते हैं एनीमा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं पर्पज, यानी जो एनीमा जो हम देते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है। टू स्टिमुलेट डेफिकेशन टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ये मल त्याग को स्टिमुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन, जिस व्यक्ति को पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है उसका ट्रीटमेंट है ये एनीमा, यानी उसका इलाज करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है। To protect and smooth the mucous membrane of intestine to check diarrhea, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, इंटेस्टाइन को, क्योंकि डायरिया में क्या होता है वो इरिटेट होती है जिसी के कारण तो बार बार फीसेस बाहर जाता है, वाटरी लूज मोशन होता है, तो उसको रिलीफ देने के लिए भी हम एनीमा का प्रयोग करते हैं। और क्या पर्पज है, टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, यानी एनीमा का पर्पज इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो वर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एनीमा का प्रयोग किया जाता है। और टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन, और गैसियस डिस्टेंशन यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, पेट फूल रहा है, तो उसमें रिलीफ देने के लिए भी एनीमा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। एनीमा का जो क्लासिफिकेशन है इसको दो में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एविक्वेंट एनीमा और दूसरा रिटेंड एनीमा। एविक्वेंट एनीमा क्या होता है, एविक्वेंट एनीमा वह एनीमा होता है जो वाटर वेस्ट होता है, और रिटेंड जो है वो ऑयल वेस्ट होता है। एविक्वेंट एनीमा का मेन पर्पज होता है क्लीनिंग करना, इंटेस्टाइन को क्लीन करना, और रिटेन्ड एनीमा जो होते हैं उनका मेन पर्पज होता है, रिटेन मतलब रोक करके रखना, जैसे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो वहां पर हम दवाई पहुंचाएंगे या फिर न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे, तो ये सब रिटेन्ड एनीमा में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एविक्वेंट एनीमा में कौन कौन से एनीमा आते हैं और रिटेन्ड एनीमा में कौन कौन से एनीमा आते हैं। एवैक्वेंट मतलब क्या होता है, निष्कासन, बाहर निकालना, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सिंपल एवैक्वेंट एनीमा, मेडिकेटेड एवैक्वेंट एनीमा और कोल्ड एनीमा। इसको तीन ग्रुप में रखा गया है, सिंपल एवैक्वेंट एनीमा, मेडिकेटेड एवैक्वेंट एनीमा और कोल्ड एनीमा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसको क्लासिफाइड किया गया है सिंपल एवैक्वेंट एनीमा में, मेडिकेटेड एवैक्वेंट एनीमा में और कोल्ड एनीमा में। तो मेडिकेटेड एवैक्वेंट एनीमा जो है वो मेनली 6 प्रकार का होता है, जिसमें ऑयल एनीमा, परगेटिव एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा, एंथेलमेंटिक एनीमा, कार्बोनेटिव एनीमा और बेरियम एनीमा। इसके बाद में हम बात करते हैं रिटेन्ड एनीमा में कौन कौन से एनीमा आते हैं, स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सडेटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। तो ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा एनीमा, उसमें कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है, कितना अमाउंट होता है, कितना टेम्परेचर रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने दो में डिवाइड किया था, इवैक्वेंट एनीमा और रिटेन्ड एनीमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवैक्वेंट एनीमा की। तो इवैक्वेंट एनीमा, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट डिफरेंट गैसियस डिस्टेंशन and also to increase the water content which is present the stool. A water based formula is used in this process, यानी इवैक्वेंट एनीमा में हम क्या करते हैं, जो एलिमिनेट यानी बाहर निकालते हैं डिफरेंट गैसियस डिस्टेंशन, यानी गैसियस जो डिस्टेंशन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है या अदर चीज है उसके कारण डिस्टेंशन हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और उसमें क्या करते हैं, जो स्टूल होता है जो हार्ड हो गया है उसको वाटरी स्टूल करते हैं जिससे कि वो पास आउट हो सके। तो इसमें कौन कौन से एनीमा थे, हमने तीन में इसको डिवाइड किया गया था, सिंपल इवैक्वेंट एनीमा, मेडिकेटेड इवैक्वेंट एनीमा और कोल्ड एनीमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इवैक्वेंट एनीमा। सिंपल इवैक्वेंट एनीमा क्या है, इट इज यूज्ड टू रिमूव फीकल मटेरियल्स एंड गैसियस डिस्टेंशन
It is also known as cleansing enema. It is also used to clean the bowel and rectum before the investigation, surgeries and childbirth. यानी सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा एक सोप एंड वाटर और नॉर्मल सलाइन से तैयार किया गया एनीमा होता है जो कि इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद में अब बात करते हैं हम जो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा होता है उसमें हम सॉल्यूशन क्या क्या लेते हैं, किससे हम ये तैयार करते हैं। तो इसमें हम सोप वाटर का सॉल्यूशन ले सकते हैं जिसमें सोप जेली जो है वो 50 ml रखेंगे और 1 लीटर पानी रखेंगे। इसके द्वारा हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं या फिर हम नॉर्मल सलाइन के द्वारा सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा का, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड लेंगे 1 टीस्पून और हाफ लीटर ऑफ वाटर लेंगे या फिर हम टेप वाटर यानी नल का जो पानी होता है उसके द्वारा भी हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब हमें जब सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा का प्रयोग करना है तो उसमें अमाउंट कितना लेना है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये अमाउंट जो है वो एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी अगर एडल्ट है तो उसमें हम 500 ml से लेकर के 1000 ml तक रख सकते हैं। अगर चिल्ड्रन है तो उसमें 250 से 500 ml यानी 250 से 500 ml तक रख सकते हैं और इन्फेंट है तो उसमें 250 या उससे लेस कर सकते हैं। इसको भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि यानी अगर चिल्ड्रन में भी है, प्री स्कूलर है, स्कूलर एज है या टोटलर है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि किस एज पर कितना हम रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा है उसका जो टेम्परेचर है हमें कितना रखना है। तो एडल्ट में अगर हम ये सॉल्यूशन है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रख सकते हैं और दूसरा चिल्ड्रन है तो उसमें हम टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा क्या होता है, इसमें कितना सॉल्यूशन रखना है, कितना अमाउंट रखना है और कितना हम टेम्परेचर रख सकते हैं। चलिए इसके बाद में दूसरा था मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा। मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा जो है वो इट इज यूज्ड टू क्लीन और स्टिमुलेट द एम्प्टाइंग ऑफ योर बोवल। एम्प्टाइंग यानी खाली करने के लिए, बोवल यानी इंटेस्टाइन को खाली करने के लिए, वो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन को खाली करने के लिए और उस एनीमा को हम मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा कहते हैं जो कि 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑयल एनीमा, परगेटिव एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा, एंथेलमेंटिक एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा और बेरियन एनीमा, जो हम आपको अभी डायग्राम में हमने आपको जो स्क्रीन पर दिखाया था कि उसको 6 में डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा की, जिसमें सबसे पहला है ऑयल एनीमा। अब बात करते हैं ऑयल एनीमा क्या होता है। दीज आर गिवन टू सॉफ्टन फीकल मैटर इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन, यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन होती है उसमें फीकल मटेरियल जो है वो जब हार्ड हो जाता है, बहुत से पेशेंट बताते हैं कि उनके गांठ बन गई हैं, वो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो उस कंडीशन में हम ऑयल एनीमा का प्रयोग करते हैं। इट शुड बी रिटेन्ड फॉर हाफ एंड 1 आवर, हाफ एन आवर यानी आधा घंटे से 1 घंटे तक इसको हम रिटेन करके रख सकते हैं, इसलिए फीसेस को सॉफ्ट करने के लिए। It should then be followed by a soap water enema to open the bubbles। और ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ऑयल एनीमा के साथ में हम सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा जो कि सोप और वाटर से हमने बताया था उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑयल एनीमा देने के बाद में जब वो सॉफ्ट हो जाता है इंटेस्टाइन तो उसको क्लीन करने के लिए उसके बाद हम सोप एंड वाटर एनीमा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑयल एनीमा में हम सॉल्यूशन क्या क्या यूज करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन होता है ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, स्वीट ऑयल या जिंजरली ऑयल जिसको हम तिल का तेल बोलते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जिसमें 1:2 हमें रेशो रखना होता है, यानी कैस्टर ऑयल अगर हमने 50 ml लिया है तो ऑलिव ऑयल उसमें 100 ml लेंगे। तो इस तरीके से हम ऑलिव ऑयल का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब बात करते हैं हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज्ड। हमने ये सॉल्यूशन ऑलिव ऑयल का ऑलिव ऑयल से ले लिया, जिंजरली ऑयल से ले लिया या कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल से ले लिया, ये कॉम्बिनेशन हमने सॉल्यूशन ऑयल एनीमा का तैयार कर लिया। तो इसका हम अमाउंट कितना इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो अमाउंट है सॉल्यूशन का वो है 115 ml टू 175 ml, यानी 115 से 175 ml के लगभग हम इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं
टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इसका हमें टेम्परेचर कितना रखना है, तो इसका टेम्परेचर हम रखते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग। अब इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा क्या होता है? इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द पेरिस्टालसिस टू एम्प्टी द बॉवल, यानी इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करके इम्प्टी यानी खाली करने के लिए, बॉवेल यानी इंटेस्टाइन के पार्ट को, इंटेस्टाइन को खाली करने के लिए परगेटिव एनीमा दिया जाता है। ये क्या करता है? इंटेस्टाइन के मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है और उससे क्या होता है? फीसेस जो है बाहर निकल जाता है। इट एक्ट्स बाय देयर इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द म्यूकस लाइनिंग एंड कॉज्ड इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवल, और उससे क्या होता है? वो इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवल यानी इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन में जो फीसेस है उसको बाहर निकाल देता है परगेटिव एनीमा। अब बात करते हैं परगेटिव एनीमा में जो सॉल्यूशंस यूज्ड, हम सॉल्यूशन क्या-क्या यूज कर सकते हैं, क्या-क्या सॉल्यूशन होता है परगेटिव एनीमा। तो इसमें हम प्योर ग्लिसरीन से सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। 15 टू 13 ml प्योर ग्लिसरीन ले सकते हैं। ग्लिसरीन और वाटर 1:2 का रेशो करके, जिसमें यानी 50 ml ग्लिसरीन ली है तो उसमें 100 ml वाटर लेकर के हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में हम ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल ग्लिसरीन को मिक्स करके बराबर अनुपात में हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, या फिर हम मैग्नीशियम सल्फेट से भी इसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो अमाउंट होता है वो 60 टू 120 ml ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व, यानी 60 से लेकर के 120 ml मैग्नीशियम सल्फेट लेकर के हम उसको पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। या फिर हम इन तीनों को मिला करके, यानी ग्लिसरीन को ले सकते हैं हम, और मैग्नीशियम सल्फेट को और वाटर, इन तीनों का हम रेशो 1 2 3 एनीमा लिखा हुआ है। इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे हम 30 ml, ग्लिसरीन लेंगे 60 ml और वाटर लेंगे हम 90 ml। इसके द्वारा भी हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉल्यूशन जो है वो हमने तैयार कर लिया, और उसके बाद में अब हम अगली बात करते हैं एस्ट्रीजेंट एनीमा की। एस्ट्रीजेंट जो एनीमा होता है वो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग एंड म्यूकस डिस्चार्ज इन कॉलन, यानी एस्ट्रीजेंट एनीमा जो है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए और म्यूकस डिस्चार्ज इन कॉलन, इसको ब्लीडिंग को या म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है उसको कम करने के लिए हम एस्ट्रीजेंट एनीमा का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन कोलाइटिस और डिसेंट्री, और ये हम कोलाइटिस और डिसेंट्री की कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं एस्ट्रीजेंट एनीमा। कोलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलन पार्ट, जो इंटेस्टाइन का होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या अगर डिसेंट्री हो रही है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है लूज वाटरी मोशन के साथ में, डिसेंट्री के अंदर में, तो उसमें हम एस्ट्रीजेंट एनीमा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, यानी इसमें हम सॉल्यूशन क्या लेते हैं? तो इसमें हम टैनिक एसिड 2 ग्राम टैनिक एसिड को 600 ml वाटर में हम मिक्स करके इसको टैनिक एसिड के द्वारा हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। टैनिक एसिड जो है एक ऐसा केमिकल होता है जो कि अखरोट से तैयार किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एनम। एनम मतलब फिटकरी। 30 ग्राम्स ऑफ एनम को 600 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। या फिर हम सिल्वर नाइट्रेट जो है वो 2% से 5% तक सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कितना टेम्परेचर ले सकते हैं? तो इट इज गिवन ए हॉट एज द क्लाइंट एज स्टैंड, यानी जितना मरीज स्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है, उस कंडीशन के आधार पर हम इसका टेम्परेचर लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एंथेलमेंटिक एनीमा। एंथेलमेंटिक एनीमा क्या होता है? दिस इज गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वर्म फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में जो वर्म्स हो जाते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, पैरासाइट्स को या वर्म्स को रिमूव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बिफोर द ट्रीटमेंट इज गिवन द बबल शुड बी क्लीन्ड बाय सोप वाटर enema so that drug may come to direct contact the worms the lining of the intestine। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली होती है, हमने ऑयल एनीमा में आपको बताया था कि ऑयल एनीमा का प्रयोग करने के बाद में हम सोप एंड वाटर का जो सॉल्यूशन एनीमा का होता है उसका प्रयोग करते हैं उसे क्लीन करने के लिए। लेकिन एंथेलमेंटिक एनीमा में हम पहले सोप एंड वाटर एनीमा से इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, ताकि एंथेलमेंटिक एनीमा जब हम दे रहे हैं तो उसमें जो ड्रग्स दे रहे हैं वो जाकर के इंटेस्टाइन पर वर्क करें और डायरेक्ट वर्म्स के कांटेक्ट में जाएं और उन्हें किल कर दें।
ये ध्यान रखने वाली है, इसमें बिफोर और उसमें आफ्टर। इसके बाद में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन जो है एंथेल्मेंटिक एनीमा में, उसमें क्वाइशिया होता है। क्वाइशिया जो है वो एक पेड़ का नाम होता है, नीमा की छाल जिसको बोलते हैं, वो पेड़ जो होता है उसकी छाल को लेकर के उसका पाउडर जो है वो 15 ग्राम लेते हैं और उसको 600 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं, उसके द्वारा हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के द्वारा, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड 60 ml को 600 ml ऑफ वाटर में मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम 250 ml ले सकते हैं, 250 ml तक ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बोनेटिव एनीमा। कार्बोनेटिव एनीमा जो है वो क्या होता है? इट इज कॉल्ड एंटी स्पामोडिक एनीमा, यानी इसको हम एंटी स्पामोडिक, स्पाज्मोडिक मतलब क्या होता है? यानी अगर स्पाज्म, एब्डोमिनल स्पाज्म में मसल्स में ऐंठन हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। इट इज कॉल्ड एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। इट इज यूज्ड टू रिमूव द गैसियस एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन, यानी एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, गैसियस एब्डोमेन फूल रहा है तो उस कंडीशन में हम गैस को रिमूव करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। इट इज एक्ट्स बाय द इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी किस तरीके से काम करता है? ये इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को इंक्रीज कर देता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो कार्बोनेटिव एनीमा का जो सॉल्यूशन है वो क्या आप किससे तैयार करते हैं? तो इसमें टर्पेंटिन यानी तारपीन का जो तेल होता है वो 8 to 16 ml ऑफ टर्पेंटिन मिक्स करते हैं हम 600 से 1200 ml, यानी अगर 8 ml हमने टर्पेंटिन ऑयल लिया हुआ है तो उसको 600 ml करेंगे, और अगर 16 ml लिया है तो लगभग 1200 ml में हम उसको सोप सॉल्यूशन में उसको मिक्स कर सकते हैं। मिल्क एंड मोलेसेस यानी ग्रेनुलर शुगर, आपने देखा होगा गन्ने का जो रस होता है जिसको हम मोलेसेस को क्या बोलते हैं? सीरा। सीरा जो तैयार होता है उसको गर्म करके वो गाढ़ा जो हो जाता है उसको हम सीरा बोलते हैं। तो उसको और मिल्क को मिक्स कर करके भी हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। 90 to 30 ml of molasses will mix with equal quantity of warm milk, यानी 90 से 230 ml लगभग हम सीरा लेते हैं और उसको गर्म दूध में मिक्स कर लेते हैं, बराबर मात्रा में दोनों को लेकर के उसको मिक्स करके हम ये सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बेरियम एनीमा की। बेरियम एनीमा इट इज यूज्ड एज द डायग्नोस्टिक एड इन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द colon, in which barium sulfate should solution as a contrast medium injected into the rectum and retained in the intestine during x-ray examination, यानी बेरियम जो एनीमा होता है वो जो एनीमा है वो एक्सरे डायग्नोसिस के लिए, एक्सरे की जब डायग्नोसिस करने के लिए हम एक्सरे करते हैं, इंटेस्टाइन पाइप का कहीं रुकावट तो नहीं है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम बेरियम एनीमा का प्रयोग करते हैं। सॉल्यूशन यूज्ड बेरियम सल्फेट लेते हैं इसमें, और 100 से 200 ml इसकी क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, और इसका टेम्परेचर लगभग 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हम रखते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रिटेन्ड एनीमा। रिटेन्ड एनीमा जो है वो क्या होता है? रिटेन्ड एनीमा इज यूजुअली यूज्ड इन शॉक, कोलैप्स एंड सम पॉइजनिंग केसेस, यानी रिटेन्ड एनीमा को हम शॉक की कंडीशन में, कोलैप्स की कंडीशन में और सम पॉइजनिंग केसेस जैसे ओपियम पॉइजनिंग है या अदर पॉइजनिंग है उस कंडीशन में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो रिटेन्ड एनीमा जो है वो कौन कौन से होते हैं? स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा, ये सारे जो है वो रिटेन्ड एनीमा है। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले स्टिमुलेंट एनीमा। स्टिमुलेंट एनीमा क्या होता है? ए स्टिमुलेंट एनीमा इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स एंड सम पॉइजनिंग केसेस, यानी स्टिमुलेंट एनीमा वह एनीमा होता है जिसको हम शॉक में, कोलैप्स में और सम पॉइजनिंग केसेस में इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। इसका जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो किससे करते हैं? तो इसमें हम ब्लैक कॉफी 1 टेबल स्पून ध्यान रखिएगा, टी स्पून नहीं, टी स्पून जो है वो 5 ml की होती है और टेबल स्पून जो है 15 ml की होती है। तो इसमें हम 15 ml ब्लैक कॉफी लेते हैं, पाउडर लेते हैं और 300 ml ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें मिक्स करके इसको सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। या फिर हम ब्रांडी के द्वारा इसको तैयार कर सकते हैं। ब्रांडी 15 ml लेते हैं, यानी वही एक टेबल स्पून यानी 15 ml ऑफ ब्रांडी लेते हैं जिसको हम 120 से 180 ml ऑफ ग्लूकोज सलाइन में मिक्स करके
सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट हमें लेना है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है 180 से लेकर के 240 ml, यानी 180 से 240 ml हम इसका सॉल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं। और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो हमें रखना होता है वो 108 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हम इसका रख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट एनीमा। न्यूट्रिएंट एनीमा जो है वो क्या होता है? इट इज ए रिटेंशन एनीमा, ये आपको पता ही, हमने भी बताया ही आपको, ये रिटेंशन एनीमा होता है टू सप्लाई फूड फ्लूइड्स टू द बॉडी, यानी इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फूड और फ्लूइड्स को इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं, बॉडी तक पहुंचाते हैं। इसको हम न्यूट्रिएंट एनीमा कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ द फूड डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द कॉलन टू एब्सॉर्ब इट, और हमें कौन सा फ्लूइड लेना है, इंटेस्टाइन में पहुंचाना है, तो वो डिपेंड करता है कॉलन पर, यानी इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमें न्यूट्रिएंट में क्या लेना है। न्यूट्रिएंट एनीमा में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? नॉर्मल सलाइन, ग्लूकोज 2 to 5% और पेप्टोनाइज्ड मिल्क 120 ml, इसके द्वारा हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। और इसकी जो अमाउंट है वो हमें कितनी देनी होती है, यानी 1100 से लेकर 1700 ml हमें 24 घंटे में हम मरीज को दे सकते हैं, और या फिर 180 से 217 ml एट 4 आवरली इंटरवल, यानी हर 4-4 घंटे पर हम उसको 180 से 270 ml जो न्यूट्रिएंट एनीमा के रूप में सॉल्यूशन हमने जो तैयार किया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग। चलिए अब बात करते हैं हम इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा क्या होता है? दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लेंड सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम ऑफ द पर्पज ऑफ चेकिंग डायरिया और स्मूथिंग रिलीविंग इरिटेशन एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी ये डायरिया को डायरिया की कंडीशन में हम देते हैं, स्मूथ रिलीविंग इरिटेशन यानी इंटेस्टाइन में जो इरिटेशन हो रहा है उसमें आराम देने के लिए, या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया है उसमें रिलीफ देने के लिए हम इमोलिएंट एनीमा का प्रयोग करते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो हम स्टार्च और ओपियम के द्वारा तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम ओपियम जो है वो 1 से 2 ml लेते हैं, जिसको हम 120 से 180 ml स्टार्च मॉलिक्यूल जो राइस वाटर होता है उसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर हम खाली राइस वाटर जो होता है स्टार्च मॉलिक्यूल्स एलोन खाली उसका भी हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी रखनी होती है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है 120 से 180 ml तक हम ले सकते हैं, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हम इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा क्या होता है? सेडेटिव यानी जब हमें किसी मरीज को सडेशन देना है तो उस कंडीशन में जो एनीमा प्रयोग करते हैं उसको हम सेडेटिव एनीमा कहते हैं। इट इज रिटेंशन एनीमा कंटेनिंग ए सेडेटिव ड्रग गिव टू द इंड्यूस स्लीप, यानी एनीमा के रूप में जब हम ड्रग्स इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं, किस लिए? इंड्यूस स्लीप, मरीज को आराम, रेस्ट के लिए, सुलाने के लिए, तो उसको हम सेडेटिव एनीमा कहते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं हम? पैराल्डिहाइड, क्लोरल्डिहाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड का हम प्रयोग करते हैं, और ये एज डायरेक्ट ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर, और ये जो डोज है वो डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार ही हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये कम बढ़ती थोड़ी बहुत हो जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, तो इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही हम इंड्यूस करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा क्या है? इट इज ए रिटेंशन एनीमा कंटेनिंग एन एनेस्थेटिक ड्रग टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन क्लाइंट, यानी एनेस्थेटिक ड्रग एक ऐसा एनीमा होता है जिसके द्वारा हम जब मरीज को एनेस्थीसिया देना होता है तो उस कंडीशन में हम एनेस्थेटिक एनीमा का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सी ड्रग का प्रयोग करते हैं? इसमें हम एवर्टिन लेते हैं 150 से लेकर के 300 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, जितना मरीज का वेट है उसके आधार पर हम इसको एवर्टिन को लेते हैं। चलिए इसके बाद में अब हम बात करते हैं, हमने एनीमा के बारे में आपको बता दिया, उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब मेन गाइडलाइंस, यानी जब हमें किसी मरीज को एनीमा देना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक तो रेक्टल ट्यूब जो हम कैथेटर यूज कर रहे हैं उसका साइज हर एज के अकॉर्डिंग अलग होता है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब, यानी हमें सही तरीके से रेक्टल, क्योंकि अगर अगर इन्फेंट है तो हमें कौन सा लेना है? 12 फ्रेंच जो नंबर होता है वो 12 नंबर का लेना है। टोटलर अगर एज में है तो 12 से 14 फ्रेंच नंबर का हम ले सकते हैं। प्री स्कूलर एज है तो 14 से 16 का ले सकते हैं। स्कूल एज है तो 16 से 18 का लेते हैं। एडल्ट है तो 18 से 20 का लेते हैं, और एडल्ट में हम 22 से लेकर के 30 तक रेक्टल ट्यूब जो साइज होते हैं 22, 24, 26, 28
वो हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हमें दूसरी चीज ध्यान रखनी है, लुब्रिकेट द कैथेटर बिफोर इंसर्टिंग। जब हमें रेक्टम में एनस के द्वारा हमें रेक्टम में कैथेटर डालना है तो उसमें लुब्रिकेट का प्रयोग, ग्लिसरीन या फिर जेली का प्रयोग करना आवश्यक होता है, ताकि वहां पर वो रेक्टल में इरिटेशन पैदा ना करे, वहां पर इंजरी न करे। चलिए, इसके बाद में द लेंथ ऑफ कैथेटर शुड बी इंसर्टेड डिपेंड अपॉन द एज ऑफ पेशेंट। जिस तरीके से हमने साइज की बात की थी, ऐसे ही हमें लेंथ का भी ध्यान रखना है कि कितना हमें इंसर्ट करना है उसको, ट्यूब को। द लेंथ ऑफ कैथेटर शुड बी इंसर्टेड डिपेंड अपॉन द एज ऑफ पेशेंट। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर इन्फेंट है तो उसमें हम कितना रेक्टल ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, उसमें हम इंसर्ट करेंगे 1 से 1.5 इंच, लगभग 2.5 से 3.7 इंचेस। और अगर चिल्ड्रन है तो उसमें 2 से 3 इंचेस तक, यानी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद में अगर एडल्ट है तो 3 से 4 इंच हम उसको इंसर्ट करेंगे, यानी अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 7.5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें कितना उसको इंसर्ट करना है एज के अकॉर्डिंग, ताकि उसको इंजरी ना हो। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था, हर एनीमा का आपको टेम्परेचर बताया और सॉल्यूशन बताया कि कितना सॉल्यूशन लेना है और कितना टेम्परेचर लेना है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखना है कि एडल्ट में हमें जो सॉल्यूशन रखना है एनीमा का, वो रखते हैं 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चिल्ड्रन में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रखते हैं। अमाउंट, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक बार फिर दोबारा बता दूं मैं आपको कि अमाउंट का जो सॉल्यूशन है, मैंने आपसे बताया था हर एक का अलग अलग अमाउंट बताया था, और एक नॉर्मल बेस पर, एक बेसिक आधार पर मैं अब आपको बता रहा हूँ एज के अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि एज के अकॉर्डिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एडल्ट में 750 से लेकर के 1000 ml, 1000 ml तक लेते हैं। एडोलसेंट्स में 500 से लेकर के 750 ml लेते हैं। स्कूल एज में 300 से लेकर के 500 ml तक लेते हैं। टोडलर एज में 250 से लेकर के 300 ml तक लेते हैं। और इन्फेंट में 150 से लेकर के 250 ml तक लेते हैं। इसमें जो सामने स्क्रीन में एडल्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो 750 से लेकर के 100 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मिस्टेक है, ये 1000 ml है, ठीक है ना। 750 से लेकर के 1000 ml तक लेना है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन ऑफ ड्यूरिंग प्रोसीजर। हम हमने साइज देख लिया कि कौन से साइज का कैथेटर यूज करना है और कितना इंसर्ट करना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि मरीज को पोजीशन कौन सी देनी है। तो प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, यानी एनीमा हम जो है वो कौन सी पोजीशन में देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देते हैं। The time of enema should be retained in the rectum. It depends on the purpose and type of enema. यानी मैंने आपको बताया था कोल्ड एनीमा जो है वो लगभग हम कितना रिटेन रखते हैं, 5 से 10 मिनट तक रिटेन करके रखते हैं। ऑयल एनीमा जो है वो कितना, हाफ एन आवर टू 1 आवर रिटेन करके रखते हैं। और नेक्स्ट, अवॉइड एंट्री ऑफ एयर इनटू द रेक्टम। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि एयर जो है वो रेक्टम में एंटर ना करे। एनीमा देते समय हम एयर पुश नहीं करें उसमें। चलिए, इसके बाद में एक हाइट of can should be adjusted, regulate flow of the enema solution। एक अच्छी हाइट पर हमें उसको कैन को, जो एनीमा की कैन होती है उसको होल्ड करना है, और वो लगभग हम 45 सेंटीमीटर होल्ड करते हैं, एबव यानी ऊपर रखते हैं। मेक श्योर द होल एपरेटस यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा इज इन ए गुड वर्किंग कंडीशन। और हमें इस बात के लिए संतुष्ट होना है ये कि हम जो भी एपरेटस जो भी यूज कर रहे हैं एनीमा में, जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, वो सब अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मेथड्स, यानी मेथड्स यूज इन गिविंग एनीमास। यानी ये जो हमने इतने टाइप्स के जो आपको एनीमा बताए थे और उसके हम गाइडलाइंस बताई थी, तो अब एनीमा जो देते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है कैन एंड ट्यूब मेथड, जो कि सोप एंड वाटर एनीमा में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फनल एंड कैथेटर मेथड, जो है कि जैसे ऑयल एनीमा में हम प्रयोग करते हैं। ग्लिसरीन सिरिंज कैथेटर मेथड जैसे परगेटिव एनीमा में प्रयोग करते हैं। और ड्रिप मेथड जो न्यूट्रिएंट एनीमा में। यानी ये 4 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम एनीमा को देते हैं, एनीमा मरीज को, पेशेंट को गिविंग करते हैं एनीमा। तो वो कौन कौन से मेथड है, एक तो कैन एंड ट्यूब मेथड, फनल एंड कैथेटर मेथड, ग्लिसरीन सिरिंज कैथेटर मेथड और ड्रिप मेथड। तो ये सारे मेथड जो है वो एनीमा में दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनीमा जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे रिलेटिव जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं उनके जवाब आपको सेंड करूँगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा वो है मेरा फ्यूचर मटेरियल। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है फ्यूचर मटेरियल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।